हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में हम लोगों ने अभी तक पूरे पूरे यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है और आज के इस वीडियो में हम लोग एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा चैप्टर जो है जो कहता है चैप्टर नंबर 8 और उसका नाम जो है वो कहता है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले चैप्टर को। अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज के एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 8 और जिसका नाम होने वाला है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपने चैप्टर नंबर 8 से पहले वाले चैप्टर्स को आपने पढ़ा होगा देखा होगा तो आपको पता होगा कि पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग किस किस तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं या बिजनेस के कौन कौन से तरीके होते हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा था। अब आप कहोगे कि हम चैप्टर नंबर 8 में पहले वाले चैप्टर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे और क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर जो अभी हम पढ़ेंगे वो पहले वाले चैप्टर से रिलेट करता है, इसी कारण से हम उसका बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे उनमें हम लोगों ने 5 अलग अलग प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा था, जो हमारा कहता था सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसके बाद फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी और लास्ट वन हमारे पास था कंपनी। सो बेसिकली ये वाला चैप्टर उससे किस तरीके से रिलेट करता है तो चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमारे पास 5 अलग अलग तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं, लेकिन आखिरकार कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम चूज करें, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए सुटेबल होगा, उन यानी उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में से जो 5 हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं उनमें से हम कौन कौन से फैक्टर्स को देखेंगे जिससे हम चूज कर पाएंगे कि हमारे लिए पर्टिकुलर कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल होगा, जिससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर सके, हम उस बिजनेस को आगे भी बढ़ा सके। उस बिजनेस को जब हम करेंगे तो किसी प्रकार का हमको दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली आज का ये वाला जो चैप्टर है वो इन्हीं सब चीजों को क्लियर करेगा और बताएगा कि जब कभी भी हम किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खोलने के बारे में सोचते हैं और ऐसा डिसीजन हम लेते हैं कि हम सोल ट्रेड करें या पार्टनरशिप करें या फिर कंपनी खोल ले, तो आखिरकार कौन कौन से फैक्टर्स सबसे पहले हमको हमारे सामने रखने चाहिए और कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खोलने के लिए ये चीजें कितनी ज्यादा जरूरी होती हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे ऊपर सूट करेगा, जिससे हम एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खोलेंगे भी और उसको अच्छे तरीके से रन भी कर पाएंगे। तो इसी कारण से ये वाला हमारा चैप्टर जो है जो कहता क्या है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कहता है क्या है कि कभी भी हम किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं या बातें होती हैं जिनको हमारे दिमाग में लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब कभी भी अगर हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने से पहले कुछ एक ऐसे पॉइंट्स, कुछ एक ऐसे फैक्टर्स जिनको ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम उन फैक्टर्स को, उन पॉइंट्स को अगर हम अपने माइंड में, दिमाग में नहीं रखेंगे तो हो सकता है हमारे द्वारा जो किया गया बिजनेस होगा वो खराब हो जाएगा, वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अब कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमको हमारे दिमाग में रखना है, वही हमारा आज का ये वाला चैप्टर बताएगा और समझाएगा। देखिए लिखता है क्या, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट। व्यवसायिक संगठन का चुनाव एक बहुत ही कठिन निर्णय है। यानी कहता क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस का
सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जब कभी भी हम किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस को चूज करेंगे तो वो चूज करने का जो डिसीजन होता है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। हम सोल ट्रेड करें कि पार्टनरशिप करें कि कंपनी कर ले कि क्या करें, तो ये चीजें हमारे पास एज अ ऑप्शंस के तौर पर सामने आती है। तो इसी कारण से डिसीजन लेना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और डिसीजन लेना भी जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है। कई बार सोचने में ही बहुत ज्यादा समय बीत जाता है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखता है। द सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। अब जब कभी भी हम किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन करेंगे तो किन किन बातों को हम अपने माइंड में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। सबसे पहला क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस, यानी हम जो बिजनेस करेंगे उसकी क्या नेचर होगी, क्या उसकी प्रकृति होगी और उसके क्या उद्देश्य होंगे, यानी क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा। हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस मोटिव से हम उस बिजनेस को करेंगे। जो भी हम बिजनेस करेंगे वो हमारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, क्या हमको उस बिजनेस का ज्ञान है या नहीं है। बहुत सारी बातें होती है जिसको हमको हमारे दिमाग में रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है, और वही सब पॉइंट्स, उन्हीं सब चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए आगे क्या लिखता है। सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज लार्जली डिपेंड ऑन द सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और ग्रोथ एक अच्छे प्रकार के चुनाव से ही होता है। अगर हम एक अच्छे तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव करेंगे, चूज करेंगे, तभी जाकर कर हमारा बिजनेस जो होगा वो सक्सेस भी होगा और साथ साथ वो अच्छा खासा ग्रो भी करेगा। तो यही सब एक मेजर पॉइंट्स होते हैं जिनको हमको हमारे दिमाग में रखने चाहिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने के दौरान। और वही चीजें देखिए यहाँ पर लिखता भी है। और आगे क्या लिखता है इसका हिंदी में। व्यवसायिक संगठन का चुनाव एक बहुत कठिन निर्णय है। मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और काफी ज्यादा कठिनाई भी से भरा हुआ भी है। देखिए लिखता है, व्यवसायिक संगठन का चुनाव व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है। व्यवसाय के विकास तथा सफलता उपयुक्त संगठन के आकार पर निर्भर करती है। मैंने अभी आपको जस्ट ये बातें बताई कि एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चूज करना ही हमारे बिजनेस के सक्सेस और ग्रोथ को दर्शाता है और उसी पर डिपेंड करता है। अगर हमने एक अच्छा डिसीजन लिया होता तो हमारा बिजनेस अच्छा ग्रोथ भी करेगा और अच्छा सक्सेस भी होगा। लेकिन अगर किसी को देख कर अगर हमको उस फील्ड के बारे में, उस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सामने वाले को देख करके मैंने पार्टनरशिप बिजनेस कर लिया, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस का पी भी हमको नहीं पता है, तो हमारा ना तो बिजनेस ग्रो करेगा और ना ही हमसे सक्सेस होगा। तो यही सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब देखिए कहता है क्या कि आखिरकार एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने के दौरान कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कहता है इजी ऑफ फॉर्मेशन। आपने पांचों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना, एस्टैब्लिश करना कितना ज्यादा आसान है। जैसे सोल ट्रेड बहुत ज्यादा आसान है, पार्टनरशिप और भी ज्यादा आसान है। लेकिन अगर बात की जाए कंपनी की, तो कंपनी को स्टार्ट करना, फॉर्मेशन उसका काफी ज्यादा आसान नहीं है। उसमें एक तो उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा है, प्लस उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होगा। तो एक सही तरीके के बिजनेस को चुनने के लिए हमारा सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, इजी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कौन सा बिजनेस जो है जिसको हम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब बिजनेस तो फ्री में तो होगा नहीं, बिजनेस के लिए चाहिए होगा कैपिटल। तो हमारे पास, हमारे पॉकेट में कितना पैसा है। हमारे पास, हमारे पॉकेट में पड़ा हुआ है 1 लाख और हम सोच रहे हैं कि कंपनी खोल लें, तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। चलिए कंपनी खोलने के लिए हम जहां तहां से पैसा भी इकट्ठा कर लिए, लेकिन इकट्ठा करना ही काफी नहीं होगा, उस पैसे को भरना भी है।
तो वही यहाँ पर कहता है कि आखिरकार जब कभी भी हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चुनेंगे, तो उस दौरान इस चीज को भी हम ध्यान में रखेंगे कि आखिरकार उस बिजनेस को करने के पीछे कितना पैसा खर्च होगा, कितना कैपिटल हमको चाहिए होगा, और जिस तरीके का कैपिटल आपके पास होगा उसी तरीके के हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करेंगे, चुनेंगे। ठीक। नेक्स्ट, लाइबिलिटी। अब जो भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करेंगे या करने का सोच रहे हैं, चलिए हम डिसाइड कर लिए सोल ट्रेड हमको करना है, सोल ट्रेड के लिए हमारे पास पैसा भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिरकार उस बिजनेस की लाइबिलिटी कैसी है। मैंने आपको बताया है और आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है कि एक बिजनेस की लाइबिलिटी जो होती है वो किसी की लिमिटेड होती है तो किसी की अनलिमिटेड हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लाइबिलिटी दो प्रकार का होता है, जो हमारा कहता है लिमिटेड और अनलिमिटेड। और आई होप सो कि आपको लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी अच्छे तरीके से पता होगा, समझ में आया होगा। ठीक। तो वही यहाँ पर कहता है कि अगर कभी भी हम एक बिजनेस फॉर्म यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी वाला फैक्टर भी, लाइबिलिटी वाला पॉइंट भी हमारे माइंड में होना चाहिए कि जब हम उस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो मेरी दायित्व, मेरी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, ताकि बाद में जाकर अगर हमको सरप्राइज न मिल जाए। हम ये सोच के चलेंगे कि हमारी लाइबिलिटी तो लिमिटेड है, लेकिन बाद में सरप्राइज होगा और मिलेगा हमको क्या कि हमारी लाइबिलिटी जो थी वो अनलिमिटेड थी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सब एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको हमारे बिजनेस को चूज करते वक्त ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, चौथा पॉइंट कहता है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। अब जो भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करेंगे या चूज करेंगे, वो कितना लंबा चलेगा, वो कितना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हम जब पैसा लगा रहे हैं तो हम तो ये जाहिर सी बात है सोच के चलेंगे कि अपने बिजनेस को जितना लंबा हो सके उतना लंबा लेके जाएंगे। लेकिन कब लेके जाएंगे, कौन सा बिजनेस हमारा लंबा जाएगा, कौन सा बिजनेस हमारा कम समय तक रह जाएगा। जैसे हमने पढ़ा है पार्टनरशिप में भी, पार्टनरशिप वाला बिजनेस शायद से लंबा जाता है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पार्टनरशिप वाले बिजनेस टूट जाते हैं। वही सोल ट्रेड भी है, मर गया तो खत्म हो गया। हो सकता है उसके फैमिली में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसको दुकान बंद करना पड़ जाए। कंपनी तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो जिसके पास जैसा यानी जिस तरीके का उसको सुझाव मिले। और साथ साथ सबसे पहले इस चीज को भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आखिरकार जो भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को करेंगे वो कितना लंबा होगा और कितने दिनों तक या कितना उसको हम कंटिन्यू करके रख सकते हैं। उसके बाद कहता है लीगल एंड स्टेट रेगुलेशंस। अब देखिए, पांचों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ गया कि कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जिसको करने के लिए किसी प्रकार की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी बिजनेस है जिसको करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। जैसे कंपनी को करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज है, पूरा का पूरा प्रोसीजर है, स्टेप्स है। उसके बाद जो है हम उस अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएंगे, बिना रजिस्ट्रेशन के तो हमारी कंपनी लीगल होगी नहीं, तो उसके लिए भी बहुत सारे समय लगेंगे, बहुत सारा पैसा भी लगेगा। तो वही यहाँ पर कहता है कि जब कभी भी अगर हम अपने बिजनेस का चुनाव कर रहे हैं तो उसके पीछे के लीगल और वहां के स्टेट रेगुलेशंस की जानकारी भी होनी चाहिए कि किस स्टेट में या फिर जिस स्टेट में हम अपने बिजनेस को कर रहे हैं वहां का स्टेट रेगुलेशंस क्या है, वहां की गवर्नमेंट किस तरीके से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पीछे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लगाई हुई है और वो कितना लीगल है और उसके लीगल के पीछे कौन कौन से यानी उस पूरे के पूरे फॉर्मेलिटी को पूरा करने के पीछे कितना समय लगेगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद कहता है फ्लेक्सिबिलिटी। हम जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करेंगे या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं उसको हम कितना ग्रो कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर कोई जब अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो यही सोच के चलेगा कि हमको हमारे बिजनेस को ग्रो करना है। तो ग्रो तो करना है, लेकिन उसको हम कितना एक्सपेंड करेंगे, कितने दूर तक फैलाएंगे, इसके बारे में भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। भविष्य में वो एक्सपेंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मान लिया आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हम छोटे से दुकान से शुरू किए, लेकिन क्या भविष्य में उसको हम बहुत बड़े लेवल तक ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे? क्या एक्चुअल में वो बिजनेस जा सकता है उस लेवल तक,
या नहीं जा सकता है, इन सभी पॉइंट्स को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इन सभी पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और साथ साथ फ्यूचर में जिस तरीके से हमारे पास टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होंगी, क्या हम अपने बिजनेस को उस तरीके से अपग्रेड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इन सब चीजों को भी यानी इन सब चीजों को भी या इन सब बातों को भी अपने दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट कहता है मैनेजमेंट। जो भी बिजनेस हम करेंगे, क्या उसका मैनेजमेंट हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के कोई भी बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से रन नहीं हो पाएगा। तो जो भी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम चुनेंगे, उस पर्टिकुलर बिजनेस को हमको मैनेज करना आना चाहिए, उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर हम सोल ट्रेड करने का सोच रहे हैं, चलिए ठीक है सोच लिए, सोल ट्रेड में क्या करेंगे, तो जलेबी बनाने का दुकान सोच रहे हैं खोलने का, चलिए ठीक है हम जलेबी बनाने का दुकान खोल भी दिए। लेकिन अब अगर जलेबी बनाना हमको खुद को ना आए तो क्या हमारा दुकान कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा। क्योंकि आप कहोगे कि स्टाफ रख लेंगे, स्टाफ का क्या भरोसा, कल भाग जाए, 2 दिन के बाद बना कर भाग जाए, तो उसके बाद जब हमको खुद को जलेबी बनाने नहीं आएगा तो क्या हम बिजनेस को कर पाएंगे आगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण से कहता है कि जब कभी भी अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट करना हमको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ताकि उससे होगा क्या, ना ही हमारे स्टाफ हमसे रूठेंगे और ना ही हमसे हमारा कस्टमर रूठेगा, दोनों ही अच्छे तरीके से मैनेज हो पाएगा। उसके बाद कहता है डायरेक्शन एंड कंट्रोल। डायरेक्शन और कंट्रोल का मतलब, अब कोई भी इंसान जिस किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेगा तो वो ये तो चाहेगा कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उस पर कंट्रोल हमारा हो, हमारे हिसाब से काम हो। तो अब आपको ये चीजें डिसाइड पहले से कर लेनी है, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप करोगे तो इसमें आपका भी कंट्रोल होगा, साथ साथ सामने वाला इंसान का भी कंट्रोल होगा। जिस तरीके से आप काम करोगे उसी तरीके से सामने वाला इंसान भी काम करेगा। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है या बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो आप डिसीजन लेना चाह रहे हो आपका पार्टनर उस डिसीजन के विरोध हो जाता है। तो ये चीजें हो गई, तो इसको भी अपने दिमाग में लेकर कर चलना है कि भविष्य में अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो उसकी बातों को मानना पड़ेगा, और अगर हमको उसकी बातों को नहीं मानना है तो सोल ट्रेड करके चलेंगे या फिर कंपनी ही खोल करके बैठ जाएंगे। हमने पढ़ा था 1% कंपनी, जिसमें जिस कंपनी का मालिक जो होता है वो इकलौता इंसान होता है। लास्ट वन कहता है सीक्रेसी। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहता है कि जो भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज कर रहे हैं उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट्स हम कितना मेंटेन कर रख सकते हैं। जैसे सोल ट्रेड में पूरा रख सकते हैं, पार्टनरशिप में नहीं रख पाएंगे और ना ही कंपनी में रख पाएंगे। तो ये एक ऐसे पॉइंट्स है, ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमको अपने दिमाग में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते वक्त। तो यही एक ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हमको चैप्टर 8 में पढ़ाना था और आपको पढ़ना था। और आई होप सो कि आपको ये सभी की सभी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। और इसी वीडियो के साथ यानी इसी वीडियो के साथ साथ हमारा ये वाला चैप्टर नंबर 8 भी जो है वो अब खत्म हो गया। बाकी का अगर कुछ और टॉपिक्स आपके पास आपके बुक में अगर चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना कर अपलोड कर देंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, हम बार बोल रहे थे सोल ट्रेड, पार्टनरशिप और कंपनी, तो यही 3 एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम चूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्यों नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो बस केवल हिंदू फैमिली के लिए है। तो जितने हिंदू फैमिली है उसके लिए है, लेकिन हिंदू फैमिली के साथ साथ वो ज्वाइंट फैमिली भी होनी चाहिए। तो बहुत कम ही ऐसा केस अब हमको देखने को मिलता है। तो ये वाला तो कट हो गया, बच गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं जिनका मोटिव होता है अपने मेंबर्स का भला करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो ये भी एक प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, लेकिन आपके बुक में था तो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें जो भी मेंबर्स आते हैं वो खुद के भले के लिए आते हैं और उनका फर्स्ट प्रायोरिटी ही होता है खुद का वेलफेयर करना और बाकी का दूसरा प्रायोरिटी होता है प्रॉफिट कमाना। तो इसी कारण से कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कट गया। तो बचा हमारे पास कौन कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेड,
उसके बाद बच गया पार्टनरशिप, और उसके बाद बच गया कंपनी, कंपनी में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो इन चारों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग चूज कर सकते हैं। बेसिकली 3 ही हो गए, क्योंकि एक हो गया कंपनी, दूसरा हो गया पार्टनरशिप और तीसरा हो गया सोल ट्रेड। तो इन्हीं 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को चूज करने वक्त यानी करते समय इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना और अपने दिमाग में रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना रहने देते हैं, और इसी वीडियो के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 जो हो गया वो अब खत्म हो गया, एंड हो गया। और अगर आपके बुक में अगर कोई भी पॉइंट है, कोई भी टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है जो मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो प्लीज से उस टॉपिक को आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना कर अपलोड कर देंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो और ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज के नेक्स्ट वाले क्लास पे नए वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।